नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका वंदना शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी सफ़र। वंदना शुक्ल जी एक संजीदा और विद्वान लेखिका हैं। उन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के उस कूपे में जो 4 लोग बैठे थे, उनमें अलावा आमने सामने की सीट पर बैठ यात्रा करने के कुछ व्यवहारिक अनुरूपताएं भी थीं। जैसे वो चारों इत्तेफाकन अर्जेंट यात्रा कर रहे थे, जिन्हें दिल्ली से सीधे मुंबई की किसी ट्रेन में इतनी जल्दी रिजर्वेशन नहीं मिला था। लिहाजा उन चारों को ही झांसी से दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। उनकी इस अस्थायी और संक्षिप्त सी मुलाकात में अंतरंगता की एक खास वजह संभवतः ये भी रही होगी। दिल्ली से ग्वालियर आते आते वे लोग एक दूसरे के बारे में कुछ जान गए थे। जैसे उस व्यक्ति का नाम अनूप सिंह चंदेल था, जो रिटायर्ड न्यायाधीश, रोबीले व्यक्तित्व का व अनुभवों का पक्का इंसान और मितभाषी था। उम्र लगभग 65 को छूती हुई। दूसरा डॉक्टर अनंग देसाई, प्रसूति विशेषज्ञ, स्वयं का नर्सिंग होम, दिल्ली की नामी शख्सियत, उम्र यही कोई 50 साल। तीसरी एक स्त्री, नाम संयुक्ता वाजपेयी, देश के एक बड़े औद्योगिक घराने द्वारा संचालित एक ख्यातिनाम गर्ल्स पब्लिक स्कूल की चीफ वार्डन, उम्र 40 के करीब। और चौथी एक कश्मीरी गृहिणी मिसेस शिराली गंजू, उम्र 50 के लगभग। जाड़ा अपने उफान पर था जब वो चारों अन्य यात्रियों के साथ झांसी स्टेशन पर उतरे, लेकिन पूछताछ खिड़की से पता चला कि घने कोहरे के कारण दूसरी गाड़ी 12 घंटे देरी से चल रही है और लेट भी हो सकती है। ओहो, जल्दी पहुंचना था। और अब? डॉक्टर ने कहा। मुझे तो रात में नींद भी नहीं आती जब तक सोने का सही इंतज़ाम न हो। मिस वाजपेयी उदास हो गई। अपना अपना लगेज लेकर वो चारों फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आ गए। पूरा प्लेटफॉर्म घने कोहरे की गिरफ्त में था। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग कंबल या रजाई ओढ़े सर ढके सो रहे थे। बाकी जनरल प्रतीक्षालय में किसी कंबल इत्यादि में लिपटे ऊँघ रहे थे। कुहासे की गाढ़ी परतों ने दृश्यों को धूमिल कर दिया था, बल्कि बत्तियां भी डरी ठिठुरी सी टिमटिमा रही थीं। हाँ, एक ठेले पर वहाँ के मटमैले सन्नाटों से मुठभेड़ करता हुआ एक स्टोव जरूर जल रहा था, जिसके इर्द गिर्द 2-1 आदमी मिट्टी के कुल्हड़ से सिमटे सिकुड़े से चाय पी रहे थे और लगभग उतने ही उस पर चढ़ी देगची की उस अंतिम खदबदाहट को गौर से देख रहे थे, जो शायद चाय से ज़्यादा गर्माहट के लालच को आंखों में भरे थे। सुनिए, चाय पी ली जाए पहले, जाड़ा बहुत ज़्यादा है, कुछ राहत तो मिलेगी, जज साहब ने सलाह दी। डॉक्टर देसाई ने जज साहब की बात को काटते हुए कहा, अरे पहले वेटिंग रूम में लगेज रख दें, आप लोग बैठिए, मैं ले आऊँगा चाय। सब सेटल हो गए तो डॉक्टर साहब प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय से निकलकर बाहर आ गए। प्लेटफॉर्म काँप रहा था, कोई मालगाड़ी गुजर रही थी, जाड़े की कटखनी ठंड और अंधेरे सन्नाटों को चीरती हुई। डॉक्टर ने चाय वाले को 4 चाय का ऑर्डर दिया, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में लाने का। एक सिगरेट सुलगाई और वहीं टहलते हुए पीने लगे। उन्होंने आधी जली सिगरेट प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आगे की ओर जाकर पटरियों पर फेंक दी और वेटिंग रूम में चले आए। डॉक्टर, आप तो यार जमाने को मना करते हो स्मोकिंग करने को, और खुद? जज साहब हंसते हुए बोले। जज साहब, ऐसा है, डॉक्टर के तमाम नुस्खे दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। जैसे वकील जजों के नियम धाराएं कानून तोड़ने को। कहकर डॉक्टर साहब ठहाका मार कर हंस पड़े। अरे भाई, कोई ज्ञानी कह भी तो गए हैं कि नियम तो बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। नहीं नहीं जज साहब, ये तो सब मजाक की बातें हैं। दरअसल स्मोकिंग कॉलेज के ज़माने से ही पीछे पड़ गई थी। तब तो पूरा पूरा पैकेट पी जाते थे। अब तो बहुत सर्दी हो या थकावट, तब एक आध कश खींच लेते हैं, बस, और कोई भी बुरी आदत नहीं। हाँ, लेकिन आप तो यहाँ कमरे में बैठे हैं, आपको कैसे पता कि मैं सिगरेट पी कर आ रहा हूँ? और तो कोई नहीं पहचान पाया? डॉक्टर ने अचंभे से पूछा। जज साहब हंसते हुए बोले,
ऐसा है डॉक्टर, आप मरीज का चेहरा देखकर या नब्ज पकड़कर उसकी बीमारी भांप जाते हैं, वैसे ही हम कानून के कारिंदे सूरत देखकर गुनहगार को भांप जाते हैं। अब कृपया ये न पूछ बैठिएगा कि फिर इतने बेगुनाहों को सज़ा कैसे मिल जाती है और गुनहगार छाती ठोक कर घूमते बल्कि जनता पर राज करते कैसे दिखाई देते हैं। बस ये एक चमत्कार है दोस्त, कहकर जज साहब ने ठहाका लगाया। अच्छा चलो छोड़ो, बैठो। नहीं वहाँ नहीं, यहाँ आओ, यहाँ कुछ जाड़ा कम है, दरवाजे से दूर है ना। जज साहब ने डॉक्टर को अपनी बगल में बुला लिया। कमरे के कोने में एक रूम हीटर हल्के हल्के कमरे को गरमा रहा था। वो चारों एक रेलवे कर्मचारी द्वारा दिए गए 4 कंबलों में सिकुड़े से बैठ गए। अब अगली समस्या थी कि समय कैसे बिताया जाए। किसी ने गाने कविता सुनाते हुए रात व्यतीत करने का प्लान बताया, किसी ने चुटकुले पहेलियाँ या यूं ही गप सड़ाका करते हुए सुबह तक बात करने की तरकीब सुझाई। जज साहब मिस्टर चंदेल सभी की बातें गौर से सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे। सर, लग रहा है आप कोई योजना बताने वाले हैं, संयुक्ता ने जज साहब के मन की बात भांपते हुए कहा। जज साहब हर बात को बहुत सोच विचार कर बोलने के हिमायती थे। उन्होंने उतने ही रहस्यात्मक अंदाज में बहुत ही रोचक और आकर्षक तरीके से अपनी योजना यूँ जाहिर की। मित्रों, मार्केज ने एक जगह लिखा है कि हर एक आदमी 3 जिंदगियां जीता है, एक निजी जिंदगी, एक सार्वजनिक जिंदगी और एक गोपनीय जिंदगी। जाहिर है कि गोपनीय जिंदगी, जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है, उसकी अपनी बहुत पर्दों के पीछे छिपी या छिपाई गई किसी सीक्रेट घटना का कोई हिस्सा होता है। भले ही वो कोई बहुत छोटी सी या कि बहुत बड़ी घटना हो, डजेंट मैटर। लेकिन सच ये है कि वो घटना टीसती रहती है, गाहे बगाहे हमारे सपनों के पीछे, और हम उस घुटन को अकेले भोगने को अभिशप्त होते हैं। आज हम एक खेल खेलेंगे जिसमें आप तीनों अपनी ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी ही गोपनीय घटना को सुनाएंगे जिन्हें आप चाहते हुए भी किसी से कह नहीं पाए या भूल नहीं पाए। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हर व्यक्ति जो समाज का एक हिस्सा है कि ज़िंदगी में एक ना एक ऐसी सीक्रेट घटना जरूर होती है, लेकिन इसको व्यक्त कर देना शरीर और मन दोनों के लिए ज़रूरी होता है, किसी व्याधि या विकार के शरीर में घर न करने देने के लिए भी। लेकिन सर, जॉर्ज ओरवेल्स तो कुछ और ही मानते हैं, मिस संयुक्ता वाजपेयी ने चहक कर कहा। वे कहते हैं, इफ़ यू टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट ऑल्सो हाइड इट फ्रॉम योर सेल्फ। हाँ, लेकिन खुद से छिपा कहाँ पाते हैं। हाँ, छिपाने का ढोंग जरूर कर सकते हैं। खैर, खेल सभी लोगों को अजीब मगर मज़ेदार और रोमांचित करने वाला लगा। नियम ये थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन का एक ऐसा किस्सा सुनाएगा जिसे वो वर्षों से मन में रखे है अब तक। सबसे बड़ी शर्त ये थी कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, जो कहानी कहेंगे सच होगी। भूतपूर्व न्यायाधीश चंदेल उनमें सबसे उम्रदराज और अनुभवी थे। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि आपके सच इसी कमरे के भीतर रहेंगे और बाहर जाने से पहले सब प्रयास भुला दिए जाएंगे। उन्होंने अंत में कहा कि वैसे भी कल हम लोग चले जाएंगे अपने अपने शहरों व ठिकानों पर, इसलिए डरने या छिपाने की कोई बात नहीं। मुझे आप में से किसी से भी दोस्ती बनाए रखने में कोई रुचि नहीं, इसे कृपया आप लोग अन्यथा न लें। ये मेरी आदत भी है और आज़ादी भी। और हाँ, मुजरिम अपनी गवाही खुद ही देंगे, इस भरोसे के साथ कि वो बाल बराबर भी इधर उधर नहीं हो रहे हैं। याद रखिए, झूठ से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता इस संसार में। चूँकि वास्तविक जीवन में भी उन्हें न्यायाधीश का लंबा तजुर्बा रहा है, इसलिए वे इस पूरी सुनवाई के जज होंगे और अंत में फैसला भी सुनाएंगे, जो खेल का ही एक हिस्सा होगा। खेल सबको पसंद आया, तो चलिए मुकदमा शुरू करते हैं, जज साहब ने कहा। सबसे पहली पुकार लगाई गई एक बड़े औद्योगिक घराने के उस नामी गिरामी स्कूल की चीफ वार्डन मिस संयुक्ता वाजपेयी की। आकर्षक, फैशन परस्त, रौबदार और अच्छी अंग्रेजी बोलने वाली अविवाहित महिला। वो उस पलट कर रख दी गई कुर्सी के पीछे हाथ रखकर खड़ी हो गईं, जिसे कटघरा बना दिया गया था। उसने यूँ शुरू किया किस्सा। मैं मिस संयुक्ता वाजपेयी, उम्र 40 वर्ष, पोस्ट ग्रेजुएट, एक गर्ल्स पब्लिक स्कूल की चीफ वार्डन, अनमैरिड,
विवाह से नफरत। केस हिस्ट्री। मी लॉर्ड, मुख्य घटना बताने से पहले मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, जो घटना से सीधे सीधे रिलेटेड ना होते हुए भी कुछ अहमियत रखता है। इजाज़त है, जज साहब ने कहा। थैंक यू मी लॉर्ड। मेरे प्रोफेसर पिता और एक सरकारी महकमे में कार्यरत माँ ने घर वालों की मर्जी के बिना अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। माँ पंजाबी परिवार की थी जबकि पिता ब्राह्मण। पिता अत्यंत सीधे, ईमानदार और समझदार इंसान थे जो माँ से 6 वर्ष बड़े थे और इलाहाबाद के एक रईस परिवार से थे, जबकि मम्मी एक फैशनेबल और अति महत्वाकांक्षी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। शादी के 2 वर्ष बाद ही जब मेरी उम्र सिर्फ 1 वर्ष थी, तब से उन दोनों में कुछ मतभेद उभरने शुरू हुए, जो मेरे 8 वर्ष की उम्र तक अलग हो जाने के निष्कर्ष के रूप में समाप्त हुए। मेरा पालन पोषण पापा ने किया। वैसे भी मम्मी को मुझे साथ रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संभवतः मैं उनकी आज़ाद और बेफिक्र ज़िंदगी में व्यवधान हो सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मम्मी मुझसे अपना नाता पूरी तरह तोड़ना भी नहीं चाहती थी। खैर, 7वीं कक्षा से ग्रेजुएशन तक मैं हॉस्टल में पढ़ी। जाहिर है कि इस दीर्घ अवधि में मैं घर का मतलब या कॉन्सेप्ट ही भुला चुकी थी। हॉस्टल ही मेरा घर था। वहाँ मम्मी और पापा मुझसे मिलने आते थे, लेकिन अलग अलग। दोनों मुझे खूब सारी चीज़ें देकर जाते। छुट्टियों में मुझे पापा अपने साथ कानपुर ले जाते। नन्ही मुन्नी धुंधली यादें समेटा हुआ अकेला चुपचाप घर, सुविधाओं व मनहूसियत से भरा हुआ। पापा यूं भी कम बोलते थे। हॉस्टल में जब मेरी फ्रेंड्स अपने घर और मम्मी पापा की बातें किया करती तो मुझे बहुत दुख होता। नतीजतन मैंने भी मनगढ़ंत बातें अपनी दोस्तों से करनी शुरू कर दी, और वो बातें वही होती थीं जो मैं वास्तव में अपने पेरेंट्स से अपेक्षा करती थी। वेकेशंस में खूब घूमना फिरना, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना, हिल स्टेशन पर तफरीह के लिए जाना वगैरह। मेरी फ्रेंड्स तो मेरी मनगढ़ंत बातों पर यकीन कर लेती, पर जब मैं अकेली होती तब ये झूठ मेरे मन में सुलगता रहता और मैं बेचैन हो जाती। आखिर ये झूठ कब तक और क्यों, मैं सोचती। धीरे धीरे ये दुख एक विद्रोह में बदल रहा था। ये मैंने तब जाना जब मम्मी मुझसे मिलने आई हॉस्टल में। तब उनके साथ एक अंकल थे जिनसे मैं अपरिचित थी। मम्मी उस दिन मुझे बेहद खुश लग रही थी। वो लोग खूब सारी चीज़ें लेकर आए थे मेरे लिए। उस रात मुझे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वो वापस जाने लगे और मुझसे हॉस्टल में मिलने आए तो मैंने वो सारी चीज़ें मम्मी को लौटा दी और कहा कि अब आगे से मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज़ लीव मी अलोन। और मम्मी कुछ कहती उससे पहले ही मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने मम्मी के फ़ोन भी अटेंड नहीं किए, ना ही अपने इस निर्णय के बारे में किसी को बताया। बीच बीच में मैं पापा के यहाँ कानपुर जाती रही, हालांकि उन्हें भी अब मुझसे कोई ख़ास मतलब नहीं रह गया था। घर में साथ रहते हुए भी हम दोनों के बीच एक अजीब सा अनजानापन रहता था। पापा ओशो, कृष्णमूर्ति, गौतम बुद्ध, जिब्रान आदि को पढ़ते रहते। उन्हें जीवन से विरक्ति सी हो गई थी। यहाँ तक कि जब उनकी माँ यानी मेरी दादी का देहांत हुआ तब भी पापा नहीं गए वहाँ। कहा कि क्या करना है वहाँ जाकर जब वो इस दुनिया में ही नहीं। रिटायरमेंट के बाद पापा अपने पुराने और पैतृक घर इलाहाबाद चले गए और मेरा संबंध उनसे लगभग टूट गया। यद्यपि मेरी कॉलेज की फ़ीस नियत समय पर जमा होती रही, मैं संसार की इस भरी पूरी नदी में जैसे लहरों के साथ भटकता हुआ एक तिनका हो गई थी। मम्मी पापा दोनों अपने अपने ठिकाने ढूंढ अपनी पसंद की ज़िंदगी जी रहे थे और अब मैं इस भरे पूरे संसार में बिल्कुल अकेली थी। तब बुरे विचार आते मन में, खुद मर जाऊं या किसी का गला घोंट दूं। मैं काउंसलर से मिली और उसने मुझे नौकरी करने की सलाह दी, किसी बच्चों के स्कूल में, और 24 घंटे उन्हीं के बीच बिताने की। तब मुझे दिल्ली में इस गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल नौकरी मिल गई, एक हॉस्टल वार्डन की। स्कूल को एक सिंगल लेडी चाहिए थी जो लड़कियों के साथ हॉस्टल में रह सके, और मुझे एक ठिकाना। मुझे वाकई वहाँ अच्छा लगता। छोटी लड़कियाँ मुझसे डरती और बड़ी नफरत करती। स्ट्रिक्ट होना वहाँ के नियमों में शामिल था। मैंने वहाँ महसूस किया कि हॉस्टल में रहने वाली हर लड़की एक कहानी है। मैं उन कहानियों को पढ़ना चाहती।
ऐसा करना मुझे मेरी अपनी कहानी भुलाने के लिए भी जरूरी था। यूं भी ये मेरे जॉब के दायित्वों का ही एक हिस्सा था। कितना अजूबों से भरा हुआ है ये संसार, मैं हर कहानी के बाद सोचती। मेरा सीक्रेट। एक लड़की 7वीं क्लास में भर्ती हुई। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत थी जो बेहद साधारण और कम पढ़े लिखे लग रहे थे। दयनीयता उनकी आंखों से आंसुओं की तरह झर रही थी। वो राजस्थान के किसी गांव से आए थे और वहां किसानी करते थे। जब वो स्कूल की अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मेरे पास आए, सहमे हुए से, लड़की को हॉस्टल में रूम दिलाने के लिए, तो मैंने लड़की से कुछ प्रश्न पूछे, जैसा कि हमें पूछना होता था। तुम्हारा नाम? पिंकी। फादर का नाम? कुछ नहीं। माँ का नाम? कुछ नहीं। ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे साथ यहाँ आए हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। कहाँ रहती हो? अब इन्हीं के साथ विलेज में। पहले कहाँ रहती थी? जोधपुर में। बाद में मुझे उसके नाना नानी से पता चला कि उनके दामाद पर किसी की हत्या का इल्ज़ाम है और अब वो मर्डर केस में जेल के अंदर हैं। आजीवन कारावास। क्या करें मैडम, लड़का होता तो भी कुछ सोचते, लड़की को पालना कोई मामूली बात है क्या? नानी ने आंखों में आंसू भर के कहा। पिंकी को हॉस्टल में एक रूम अलॉट कर दिया गया। बाप रे, लड़की क्या थी, आफत थी। आए दिन उसकी शिकायतें आती कि आज पिंकी ने एक लड़की को बुरी तरह से नोच लिया, या आज एक लड़की को काट खाया, या आज गेम्स के पीरियड में लड़कियों के बस्ते से उसकी कॉपी किताबें निकाल कर चिंदी चिंदी कर दी। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। मिस वाजपेयी, रेस्टिकेट टू दिस गर्ल। मैं उस पूरी रात सो नहीं सकी। दूसरे दिन मैंने प्रिंसिपल से कहा, मैम, शी इज़ अ न्यू कमर, अदरवाइज शी इज़ अ गुड इन स्टडीज़। नो नो, वी कांट टेक एनी रिस्क। प्लीज़ गिव हर वन चांस मैम। मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की। ओके, बट इन द फ्यूचर सच सिचुएशन शुड नॉट अराइज। मैंने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया। दूसरे दिन मैंने पिंकी को अपने ऑफिस में बुलाया। क्यों करती हो ऐसा तुम? मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी। क्या अच्छा नहीं लगता? कुछ भी। मन करता है सब तोड़ फोड़ दूँ। जो गर्ल्स ज़्यादा हंसती हैं मैं उन्हें नोच लेती हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे हंसते हुए लोग अच्छे नहीं लगते। तुम जानती हो, तुम ऐसा करोगी तो स्कूल से निकाल दी जाओगी। मैं यही चाहती हूँ। फिर क्या करोगी यहाँ से जाकर? वो कुछ देर सोचती रही। किसी को मार दूंगी और जेल चली जाऊंगी। सब कहते हैं पापा वहीं हैं। मेरे भीतर कुछ घटा, लेकिन ऊपर से सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक है, सिर्फ 2 महीने रह लो यहाँ, फिर मैं खुद तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाकर तुम्हें वापस घर भेज दूंगी। लेकिन इन सब के बीच रहकर देखो, पढ़ाई में अपना मन लगाओ। मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं जानती हूँ। पाओगी पिंकी, बिकॉज आई नो यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ट्रस्ट मी, आई एम योर लोकल गार्जियन। उस वक्त जिन निगाहों से उसने मुझे देखा वो मेरे आश्वस्त होने के लिए काफ़ी थी। आप पूरी लाइफ मेरे साथ रहेंगी मैम? बिल्कुल पिंकी, हम साथ रहेंगे जहाँ भी रहें। प्रॉमिस? उसने बहुत भोलेपन से हाथ आगे बढ़ाकर कहा। प्रॉमिस। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे गले से लगा लिया। वादा, मैंने मन ही मन कहा। मुझे मानो जीने की एक वजह मिल गई थी। उसके बाद वो बदलने लगी। धीरे धीरे क्लास में अव्वल आने लगी। मैं जब भी उसे देखती, डिबेट कंपटीशन में जीतते या दौड़ में पुरस्कार लेते या घुड़सवारी में सबसे आगे, तब गर्व से भर जाती। उसे खूब प्यार करती, अपनी तरफ से गिफ्ट देती। कितना मोटिवेट किया था मैंने उसे, और अब उसका परिणाम सामने था। छुट्टियों में उसके नाना उसे लेने आते और वो मुझसे मिलना नहीं भूलती। 500 लड़कियों के बीच वो अब मेरी भी फेवरेट थी। फिर एक दिन उसे लेने एक औरत आई जो जवान थी और जिसके साथ एक पुरुष भी था। उससे पहले मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा था। पिंकी बहुत खुश थी। जब वो मुझसे आउटिंग लेने मेरे पास आई तो मैंने पूछा, हु इज़ दिस लेडी? माई मॉम, पिंकी ने कहा। एंड दैट जेंटलमैन? उसकी आंखों में दुगनी चमक आ गई। माई फादर। बट यू टोल्ड मी दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स themselves आर योर गार्जियन।
यस, एक्चुअली माई मदर मैरिड अनदर गाय एंड नाउ दे आर हैप्पी। अचानक भीतर उम्मीदों जैसा कुछ टूटा, जिसकी नुकीली किरचें पूरी ज़िंदगी में बिखर गई हों जैसे। मुझे लगा जैसे मैं एक बार फिर अकेली रह गई हूँ। मेरे भीतर उम्मीदों और जीने की लालसा का जो पौधा उगना शुरू हुआ था, उस पर किसी ने बेदर्दी से अपना पाँव रख दिया है। उसके बाद मेरे दिल से न जाने क्यों वो लड़की उतरने लगी। ये 12वीं क्लास थी उसकी, यानी स्कूल का आखिरी साल और बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का साल। स्कूल को उसके टॉपर होने की पूरी उम्मीद थी। उस गर्ल्स हॉस्टल में पिछले 2 वर्षों से कुछ वारदातें हो रही थीं, जिन्हें स्कूल बाउंड्री के भीतर ही दबा दिया जाता। जैसे डे स्कॉलर लड़कियों के द्वारा हॉस्टल्स तक मोबाइल, वाइन और सिगरेट, लड़कों के लेटर्स और गिफ्ट आदि पहुंचना। बतौर एहतियात अब स्कूल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया गया था, लेकिन लड़कियां छिपकर धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल करती। आए दिन ढेरों मोबाइल फ़ोन पकड़े जाते, लड़कियों को सज़ा मिलती, वार्निंग दी जाती, लेकिन इन सब पर काबू नहीं पाया जा सकता था, क्योंकि एक तो लड़कियों में यूनिटी बहुत थी और दूसरे ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा किसी लड़की को गवाह बनाकर ये सारी बातें उगलवाई जा सकें। उस दिन पिंकी अपने घर से लौटी थी खूब खुश। सबसे पहले मुझसे आकर ही मिली, जैसे हमेशा मिला करती थी। मुझे उसे देखकर सचमुच ये विश्वास नहीं होता था कि ये वही पिंकी है जो पहले बच्चों को नोचा खसोटा करती थी, काट खाया करती थी, बिल्कुल जंगली, और अपने माँ बाप से नफरत करती थी। ना जाने क्यों उसे देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता। उस रात लेटे लेटे अचानक एक विचार बिजली की तरह दिमाग में कौंधा। दूसरे दिन, यस मैम, पिंकी मेरे ऑफिस में आई। मैंने उसे बुलवाया था। पिंकी पर मैंने एक जासूसी करने का दायित्व सौंपा कि हॉस्टल की किन लड़कियों के पास आपत्तिजनक चीज़ें हैं और ये कहाँ से किसके द्वारा मंगवाती हैं। वो मुझ पर अटूट भरोसा करती थी, मैं जानती थी, सो वो तैयार हो गई। बी केयरफुल पिंकी, लड़कियां बहुत खूंखार हैं, खून पी जाएंगी तुम्हारा यदि पता चल गया उन्हें कि तुमने एक खबर हम तक पहुंचाई है। मैंने हंसकर कहा, यस मैम, आई नो, बट मुझे आप पर भी तो पूरा ट्रस्ट है। कोई और कहता तो मैं रिस्क कभी नहीं लेती। पिंकी मुस्कुराकर बोली। थैंक्स, मैंने कहा। अगले दिन ही कम से कम 15 लड़कियां मेरे पास प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ी थीं। उनके कवर्ड से और बेड के नीचे से कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली थीं। उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। उनसे लेटर लिखवाए जा रहे थे कि हमने ये गुनाह किया है। माफ़ी मंगवाई जा रही थी। कई लड़कियों से प्रिंसिपल के द्वारा उनके पेरेंट्स को फ़ोन से ये सब बताया जा रहा था। वो प्रिंसिपल से गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांग रहे थे। लड़कियां मन ही मन बुरी तरह बौखलाई हुई थीं और उस जासूस का पता लगाने की भरसक कोशिश कर रही थीं जिसने उनका पर्दाफाश किया है। रात के 11 बजे थे। मेरी डोरबेल घनघना रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने पिंकी खड़ी थी, पसीने से लथपथ, हाँफती हुई। क्या हुआ? मैंने आश्चर्य से पूछा। वो बुरी तरह बिलखने लगी। मैम, लड़कियों को किसी ने बता दिया है कि मैंने प्रिंसिपल को खबर की है। किसी ने बताया कि स्कूल हेड रुचि के पास एक अननोन SMS आया था जिसमें मेरा नाम लिखा था कि मैंने ये पर्दाफाश किया है। बट हाउ इट इज़ पॉसिबल? मैं हैरान थी। डोंट नो मैम, वो लोग मुझे परेशान कर रही हैं। क्या किया उन्होंने? आप जानती ही हैं, रुचि इन सब में शामिल थी। वो मुझे सब सीनियर्स के रूम में ले गई, उठक बैठक लगवाई और 2-2 लड़कियों ने हर कमरे में मुझे तमाचे लगाए। अरे चलो, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं मैम, प्लीज़, वो मुझे मार डालेंगी। अभी तो बस इंसल्ट ही कर रही हैं। वो बेहद डरी हुई थी। उन्होंने कहा है कि अब तुमसे कोई लड़की नहीं बोलेगी और अब यदि ये हरकत की तो तुम सोच नहीं सकती कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ओके, मैं देखती हूँ। तुम जाओ और हाँ, मुझे बताते रहना यदि कुछ गलत करती हैं वो। यस, कहकर वो चली गई। उसकी रूममेट्स ने बोलना तो छोड़ ही दिया था, वो उसे हर वक्त कोसती रहती या उसका मजाक उड़ाती रहती। पिंकी हर बात मुझे बताती थी। उसने बताया कि मेरे नए पापा बहुत अच्छे हैं। मैंने ये घटना उन्हें और मम्मी को फ़ोन पर बताई थी और कहा था कि मुझे ले जाएं, मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती। तो उन्होंने कहा कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स को बस 3-4 महीने ही तो बचे हैं, उसके बाद तो तुम हमारे साथ ही रहोगी। मम्मी ने यह भी कहा कि स्कूल ने पूरे साल की फ़ीस भी ले रखी है और पैसा कहाँ से लाएंगे।
नए स्कूल में एडमिशन के लिए। वैसे भी अब 12th क्लास में बीच सेशन में तुम्हारा एडमिशन कहीं नहीं होगा, इसलिए बस किसी तरह ये दिन निकाल लो। लेकिन मैम, अब मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। अपना कमरा छोड़कर कहाँ जाऊँ पढ़ने, और मेरे रूममेट्स मुझे पढ़ने ही नहीं देते। सच बताऊँ मैम, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। पापा ने भी कहा था कि वो मुझे 12th के बाद कोचिंग दिलवाएंगे। डोंट गेट नर्वस, भगवान परीक्षा लेता है कभी कभी अच्छे इंसानों की। तुम अब भी बन सकती हो जो तुम बनना चाहती हो। मैं पुनः उसमें आत्मविश्वास लाना चाहती थी जो उससे दूर हो रहा था। सुबह के करीब 4 बजे नाइट गार्ड मेहर दौड़ती हुई मेरे कमरे में आई। मैडम, दरवाज़ा खोलिए जल्दी। क्या हुआ? वो पिंकी बायो लैब वाली बिल्डिंग से कूद गई है। क्या कह रही हो? हाँ सच है मैडम जी, प्रिंसिपल को भी मैसेज दिया है। मैं टॉर्च लेकर भागी भागी वहाँ आई। कुछ छोटी क्लास की लड़कियाँ डरी हुई सी खड़ी थीं। अभी कोई और नहीं था वहाँ। पिंकी बेहोश थी, उसकी कनपटी खून से सनी हुई थी। तभी सिक रूम के वर्कर्स स्ट्रेचर लेकर वहाँ आ गए। सुबह पूरे स्कूल में अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ घंटे स्थानीय अस्पताल में भर्ती के बाद उसे उसके माता पिता एम्स में ले गए। पिता को तो जैसे सदमे में होश ही नहीं था, पर माँ रो रो कर अधमरी हो रही थी। कई दिनों तक ये प्रकरण राष्ट्रीय अखबारों व चैनलों में आता रहा था। मुझ पर भी पुलिस कार्रवाई हो रही थी, लेकिन पिंकी के इस बयान कि संयुक्ता मैडम ने मेरा बचाव किया था, उनकी कोई गलती नहीं, पर मुझे आरोप से मुक्त कर दिया गया था। कहानी ख़त्म हो गई थी और मुझ संयुक्ता वाजपेयी उस कटघरे में जमीन पर नजरें गड़ाए खड़ी थी। हाउ इज शी नाउ? जज साहब ने पूछा। उसकी स्पाइनल कॉर्ड में हेमरेज हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब वो ज़िंदगी भर चल फिर नहीं सकती। पूरी घटना बताने के बाद संयुक्ता चुप हो गई। कुछ देर जज साहब नीचे मुंह किए कुछ सोचते रहे, फिर बोले, कैन यू गिव मी योर मोबाइल प्लीज़? जज साहब के इस प्रश्न पर संयुक्ता बुरी तरह हड़बड़ा गई। बट मी लॉर्ड, डोंट वरी मिस वाजपेयी, आई विल नॉट मिस यूज इट। भरोसा रखिए, चंदेल ने हंसते हुए कहा। मिस वाजपेयी ने अपना मोबाइल जज साहब को दिया। जज साहब कुछ देर उसे देखते रहे। वाई डिड यू डू दिस? संयुक्ता वाजपेयी फूट फूट कर रोने लगी। वो पसीने पसीने हो गई थी। ओके, कूल डाउन, वेट कीजिए फैसले का, जज साहब ने कहा। मिस वाजपेयी सांकेतिक कटघरे से अपने स्थान पर आकर बैठ गई। यस, दूसरा केस, जज साहब ने ऑर्डर दिया। मी लॉर्ड, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनंत देसाई है। मेरा लाजपत नगर में प्राइवेट नर्सिंग होम है, जो इलाके का सबसे प्रसिद्ध नर्सिंग होम है, जहाँ मैं अपनी प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर पत्नी के साथ ही काम करता हूँ। ये मेरा परिचय है और अब कहानी। जाड़े का मौसम था और उस रात जाड़े से ज़्यादा बारिश थी। सुपरफास्ट ट्रेन किसी जंगल से होकर गुजर रही थी। मुझे किसी काम से बड़ौदा जाना था और फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं हो पाया था, अतः मैं एक रिजर्व बोगी में बैठा था। मेरी सीट RAC कंफर्म नहीं थी। हालांकि TC मुझे उस सीट को कंफर्म कर देने का आश्वासन दे गया था। लोग बाग अपनी अपनी बर्थ पर जा चुके थे, कुछ तो खर्राटे भी लेने लगे थे। वक्त होगा रात कोई 11 बजे का। अब ट्रेन रुकी हुई थी, शायद कोई छोटा मोटा स्टेशन था। बाहर घनघोर अंधकार पसरा था, दो एक पीली रोशनी बिखराते लट्टुओं के सिवाय। किसी ने जंजीर खींच दी होगी, मैंने सोचा और खिड़की से बाहर देखने लगा। अब ट्रेन धीरे धीरे खिसक रही थी। मैंने देखा सामने टॉयलेट के पास एक गरीब व युवा पति पत्नी, जिनके जर्जर कपड़े गीले और उनके शरीर से चिपके हुए थे, बाल अस्त व्यस्त, अभी अभी ट्रेन में चढ़े थे। मतलब बाहर बारिश हो रही है, मैंने अंदाजा। उन दोनों के हाथ में कपड़ों की पोटलियाँ थीं। आदमी के हाथ में एक लोहे का छोटा सा बक्सा भी था। आदमी ने लोहे का बक्सा टॉयलेट और निकास के दरवाजे के बीच रख दिया था और औरत उस पर बैठ गई थी। इतने में ही TC वहाँ आ गया। वो उनसे ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहा था, पर ट्रेन की आवाज़ इतनी थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आदमी हाथ जोड़कर उससे कुछ विनती सी कर रहा था। औरत चुपचाप डरी डरी सी दोनों को देख रही थी। TC धमकाने के बाद कुछ शांत हो गया। शायद वो दंपति किसी परेशानी में थे और TC को उन पर रहम आ गया था। TC वहाँ से चला गया। अब आदमी वहीं टिक कर खड़ा हो गया।
कुछ देर में उसने पोटली से एक प्लास्टिक की बोतल निकाली, उसे वहीं वॉश बेसिन के नल से भरा और औरत की तरफ बढ़ा दिया। औरत ने पानी पीकर बोतल आदमी को दे दी और बेहद उदास सी बैठी रही। पूरे डिब्बे में अंधेरा था, सिवाय टॉयलेट के निकट छत पर लगे उस लट्टू के, जिसकी रोशनी उस जोड़े पर किसी स्पॉट लाइट से गिर रही थी। मैंने ध्यान से देखा, औरत बीमार लग रही थी। वो कुछ ठंड से सिकुड़ी बैठी थी। अचानक वो उठ खड़ी हुई, उसे बाथरूम जाना था। जब वो बाथरूम में से निकली तो मैंने ध्यान दिया कि वो गर्भवती थी और मैंने अंदाज़ा कि उससे पूरा टाइम चल रहा था। भीतर कुछ घटा सा। मैंने इशारे से आदमी को बुलाया, वो आ गया। बैठो, मैंने कहा। वो मेरे सामने बैठ गया। तुम्हारी औरत माँ बनने वाली है? मैंने पूछा। हाँ साहब, पूरा दिन चढ़ा है बाबूजी। ऐसे में बाहर क्यों निकले? जानते हो, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, और मौसम भी। हाँ साहब जानते हैं, पर ज़रूरी था। क्या ज़रूरी था? मैंने पूछा। साहब जी, मेरी माँ बापू अठे गांव में रहते हैं और हम दोनों जयपुर के पास एक गांव में भट्टे पे मजूरी करते हैं। ठेकेदार ने छुट्टी को नहीं दी साहब। निहोरे काट के हार गया साहब की बापरी पेट से है। पड़वा बोलियो कि चले जाओ बीच में, पीछा वीछा को नहीं मिलेगा। सो साहब पीछा ना हो तो जाए कहीं। अब काम नक्की हुआ से। अरे तो वहीं रह जाते, आते ना। जापा वहीं किसी अस्पताल में करा लेते, पैसा तो मिल ही गया था। मैंने कहा। कोन्नी साहब, मारे करने जापा घरिया में ही होवे से। बाहर माँ कैसी बुरी हवा लग जाए बच्चा ने। असल में साहब पहलौटा बच्चा से। माँ कैसी कि पहलौटे में पूजा जरूरी होवे से, देवता पूजन पड़े से। पूजा खातिर ही ले जासी उन बिंदड़ी ने, और वहीं जचकी भी हो जासी। ठीक है, मैंने कहा। वो अपनी बीबी के पास चला गया और बैठ गया। ये लोग न जाने कब सुधरेंगे, मैं मन ही मन सोचने लगा। कुछ देर में औरत को पेट में दर्द होने लगा। वो बुरी तरह तड़प रही थी, जिसका गवाह या तो उसका हैरान परेशान पति था या मैं, क्योंकि मुझे बर्थ नहीं मिल पाई थी और मैं सीट पर बैठकर ही रास्ता काट रहा था। बाकी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। गाड़ी के शोरगुल और जाड़े की ठिठुरती ठंड में औरत की कराहें डूब रही थीं। मैं समझ गया कि उसके डिलीवरी का टाइम आ गया है। मैं भी क्या करूं? ना तो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट था, ना ही कोई दवा। अभी मैं पशोपेश में ही था कि भाग्य से टीसी आ गया। मैंने उसे स्थिति बताई और ये भी कि मैं डिलीवरी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कॉटन, गर्म पानी, डेटॉल, छोटी कैंची जिसे आग में गर्म किया गया हो, वगैरह वगैरह। टीसी दयालु आदमी था। उसने बताया कि आगे डाइनिंग कार है, वहाँ से मैं कुछ व्यवस्थाएं करता हूँ। उसी ने मुझे अपना चादर और कंबल दिया। कंबल मैंने औरत के नीचे बिछा दिया और चादर को आसपास पर्दा सा बनाकर लपेट दिया ताकि कुछ प्राइवेसी रहे। औरत दर्द के मारे लगभग बेहोश सी हो चुकी थी। उसका पति बेहद परेशान और रुआसा सा हो रहा था। तुम साफ पानी लेकर यहाँ खड़े रहो, अभी उसे देना पड़ेगा, मैंने आदमी से कहा और मैं औरत के पास आ गया। फिक्र की कोई बात नहीं बहन जी, मैं डॉक्टर हूँ, बस थोड़ा हौसला रखो और लंबी सांस खींचो। औरत दर्द के मारे छटपटा रही थी। मैं उसे मुस्कुरा कर ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहा था। सोच रहा था कि स्थिति ऑपरेशन की ना आए, तब तो औरत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाग्य से सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ राहत मिली। बच्चा बेहद दुबला था और रो रहा था। औरत बुरी तरह लस्त हो चुकी थी। उसकी दुबली पतली काया कमजोरी से कांप रही थी। परेशान मत हो, मैंने कहा, और बच्चे को कपड़े से यथासंभव साफ कर औरत के करीब ही लपेट कर लिटा दिया। मुझे राहत मिली कि औरत ठीक थी और उसके चेहरे पर थकावट के सिवाय दर्द के चिन्ह धुंधला रहे थे। वो सब कुछ भूलकर बहुत प्यार से अपने निकट लेटे हुए बच्चे को देख रही थी, जो रो रहा था। मैंने बच्चे को दूध पिलाने के लिए कहा। पर्दा हटाकर उसके पति से, जो वहीं घबराया हुआ खड़ा था, कहा कि तुम्हारे बेटा पैदा हुआ है। वो खुशी के मारे बौरा ही गया था जैसे। उसकी आंखें छलछला आई थीं। उसने लपक कर मेरे पैर छू लिए। साहब, घराड़ी कैसी है? उसने पूछा। ठीक है, जाओ देख लो अपने बच्चे और बीवी को, मैंने कहा। वो हतप्रभ सा मेरी ओर देखने लगा और दौड़कर अपनी नव प्रसूता बीवी के पास चला गया। रेल किसी सुरंग में से होकर निकल रही थी। अंधेरा और गाढ़ा हो गया था।
औरत अब पहले से अधिक स्वस्थ और खुश लग रही थी। पति पत्नी को मैंने वहीं बर्थ पर बिठा दिया था, जो टॉयलेट के पास और अन्य केबिनों से अलग थी, और हाथ धोकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया था। पास के केबिन के एक दो लोग जाग गए थे और मुझे हैरानी और तारीफ की नज़रों से देख रहे थे। ट्रेन तेज़ रफ्तार और एक लयबद्ध ध्वनि के साथ अंधेरे को चीरती हुई भागी जा रही थी। मुझे अब अपनी सीट से वो दोनों साफ दिखलाई दे रहे थे। पति पत्नी नवजात बच्चे को गौर से देख रहे थे। धीरे धीरे वो आपस में बातें भी कर रहे थे। उस आदमी ने मेरी ओर देखते हुए औरत से कुछ कहा। औरत ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। मैंने भी उसे हाथ हिलाया कि अब सब कुछ ठीक है। आदमी ने बच्चे को बाहों में ले रखा था। बच्चा अब सो रहा था। बोगी में अब सब कुछ सामान्य हो रहा था। जो लोग इस दौरान जाग गए थे वे फिर से अपनी अपनी बर्थ पर जाकर सो गए। मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया था। औरत ने बर्थ पर पड़े अपने बच्चे को ध्यान से देखा और मुस्कुराने लगी। आदमी भी मुस्कुराने लगा। आदमी ने लोहे का बक्सा खोला, उसमें से एक लाल रंग की पोटली निकाली, अपनी बीवी को देते हुए उससे कुछ कहा और फिर खिड़की खोल दी। तेज़ हवा के साथ पानी की बौछारें खिड़की से ट्रेन के अंदर आने लगीं। औरत जैसे ही लाल कपड़े की वो पोटली लेकर खिड़की की तरफ सरकी, मैं दौड़ कर गया और मैंने खिड़की बंद कर दी। क्या करा हाँ बाबूजी, या पूजन की गठान है। माँ ने कहा था कि जब जापा बैठे ही हो जाए तो या नदी में बहा देना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं लगभग चीख पड़ा। कितनी ठंड हो रही है। हाल के हुए बच्चे का क्या हाल होगा, इसको तुम जानते हो? वो आदमी मेरी ओर एकटक देखता रहा और फिर हताश सा होकर बैठ गया। मैंने अपना कंबल लाकर बच्चे को ओढ़ा दिया। वहाँ दो पुलिस वाले कंधे पर राइफल टांगे अभी अभी आए थे और बहुत चक्के से देख रहे थे। उन्हें शायद टीसी ने सब बता दिया था जो उनके पास खड़ा था। तुम्हारे बच्चे की हालत ठीक नहीं, मुझे लगता है उसे सर्दी बैठ गई है। तुमने खिड़की खोलकर बहुत बुरा किया। शायद पानी की बौछारें भी पड़ गई हैं इस नन्हे से शिशु पर। मैंने आदमी से कहा, जे मारे कुल देवता का भोग थो जी। आदमी ने अपने हाथ में ली हुई उस लाल कपड़े की पोटली को देखते हुए कहा। अबे चुप नालायक, दूसरा पुलिस वाला जोर से चीखा। एक तो डॉक्टर जी ने चलती ट्रेन में तेरे बीवी का जापा किया, नहीं तो मर जाती, और तुझे अपने कुलदेवता की लगी है। साहब, इन लोगों के दिमाग नहीं होता, बस मजदूरी कर सकते हैं, ये हूस होते हैं हूस, पुलिस वाले ने उल्हाना दी। मैंने बच्चे की नब्ज देखी और कहा कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा। पूरी बोगी में सन्नाटा खिंच गया। जो लोग जाग चुके थे वे सब भौचक्के से देख रहे थे। ट्रेन की रफ्तार चरम पर थी। अपने हाथ स्यूं मैंने अपने ढींगड़ों मार दियो रे। अब अम्मा ने के जवाब दियूँ सूं। साहब, माँ ने चौकी ले चालो, बंद कर दो, माँ हत्यारा हूँ साहब जी। आदमी बुरी तरह रो रहा था। लोग बाग उसे कोस रहे थे। मैं चुपचाप बैठा था। कहकर डॉक्टर देसाई चुप हो गए। तो इसमें गोपनीय रखने वाला क्या है डॉक्टर साहब? आपने तो उसकी भलाई ही की थी, जज साहब ने कहा। डॉक्टर देसाई के चेहरे पर उदासी और अपराध बोध की गाढ़ी छाया तैर गई। मी लॉर्ड, असलियत ये नहीं थी। मैंने झूठ बोला था। मतलब ये कि बच्चा तो पहले ही मर चुका था। अरे पर कैसे? मेरी गलती और लापरवाही से। कैसे? जज साहब ने पूछा। डिटेल में बताइए। हुआ ये था कि जब उसकी बीवी थकान और नींद से बेहोश सी पड़ी हुई थी और बच्चे के पास वो आदमी बैठा हुआ था, अचानक आदमी ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब जरा बाथरूम जाना था। थे ढींगड़ों ने देखोगे के? जाओ, मैं देख रहा हूँ बच्चे को। मैं उस आदमी की सीट पर बैठ गया। बच्चा कुनमुना रहा था। मैंने वहीं से बच्चे को थपथपाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मेरा ध्यान पट गया। कोई पुल आया था शायद। ट्रेन में एक झटका सा लगा और अचानक बच्चा फिसल कर बर्थ के नीचे गिर पड़ा। मैंने घबरा कर उसे उठाया। वो सर के बल गिरा था और थोड़ा सा रोने के बाद उसकी सांसें थम गईं। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने बच्चे को चादर में लपेट कर बर्थ पर वापस लेटा दिया जैसे सो रहा हो। आदमी बाथरूम से आ गया था। मैं उठकर अपनी सीट पर आ गया। मेहरबानी, कहकर आदमी बच्चे के सर पर हाथ फेरने लगा। पिछले बीते हुए कुछ पल मेरी ज़िंदगी के सबसे अजीब और अनपेक्षित पल थे। मैं मन ही मन आत्मग्लानि से गड़ा जा रहा था।
मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस अधेड़ उम्र तक जिस डॉक्टर ने 50 सफल डिलीवरी की हैं, क्रिटिकल कंडीशंस में कितनी सूझबूझ और आत्मविश्वास से कठिन ऑपरेशन किए हैं, उसी डॉक्टर की जरा सी लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। डॉक्टर अनंत देसाई मौन हो गए। जज साहब कुछ देर शून्य में देखते रहे। डॉक्टर, ईश्वर में भरोसा करते हो? ज़्यादा नहीं मी लॉर्ड, डॉक्टर ने कहा। ओके, नेक्स्ट, जज साहब ने आदेश दिया। मैं मिसेस शिराली गंजू, कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, पति बिजनेसमैन, मैं हाउसवाइफ। घटना के वक्त हम कश्मीर में रहते थे। 2 बेटियां हैं जो घटना के वक्त 10-12 साल की थीं। अब दास्तान। ये उस समय का वाक़या है जब कश्मीरी ब्राह्मण बुरी हालत में थे और वहाँ उनका पलायन निरंतर जारी था। हालात बेहद ख़राब थे। साथ के कई लोग कश्मीर छोड़कर जा चुके थे। हमारे वहाँ सेब के बगीचे थे। अपना पुश्तैनी कारोबार छोड़कर जाते भी तो कहाँ। मिसेस धीर मेरी सहेली थी और एक स्वयंसेवी संस्था चलाती थी। वो मुझे दूसरी औरतों के साथ निरंतर कश्मीर अपना घर बार न छोड़कर जाने की सलाह देती और हिम्मत बधाती। उनके बहुत आग्रह पर मैं भी कभी कभार उनके साथ बैठकों, धरनों, हड़तालों आदि में जाती, शामिल होती। हालांकि ये सब मेरे पति को नापसंद था, लेकिन उनके ऑफिस चले जाने के बाद मैं अक्सर सेंटर पर जाती। वहाँ तरक्की पसंद औरतों के जोश भरे भाषण और बातों का मुझ पर इस कदर असर हुआ कि मैं उनकी एक सक्रिय सदस्य बन गई। मेरी ननद जम्मू में रहती थी। उनके घर में कोई आयोजन था, सो पति वहाँ गए हुए थे। हम सेंटर की औरतें उस दिन कैंप में गए जहाँ बेघर परिवार रह रहे थे। वहाँ की हालत बहुत ख़राब थी, जगह कम और लोग बहुत ज़्यादा। वैसे भी बर्फ़ गिर कर चुकी थी तो सर्दी और अव्यवस्थाएं भी बहुत थीं। दर्रे पानी से भरे हुए लबालब, उखड़े हुए पेड़ बीच रास्तों पर पड़े थे। गंदगी का साम्राज्य था। हमारे साथ कुछ मीडिया कर्मी और डॉक्टर महिलाएं भी थीं। वहाँ मैंने एक खूबसूरत नौजवान लड़की को देखा। वो बेहद गरीब और उदास थी और सर पर दुपट्टा ओढ़े वहीं उस तंबू के कोने में तख्त पर सिर झुकाए बैठी थी। बाकी वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। बाहर पुलिस के जवान खड़े थे। मिसेस धीर सब शरणार्थी महिलाओं से बातचीत कर रही थीं, हालातों का जायज़ा ले रही थीं। मैं उनके साथ ही थी। जब हम लोग उस लड़की के पास पहुँचे तो वो हमें देखकर डरी सी खड़ी हो गई। अचानक एक औरत हमारे सामने आ गई। मैडम, हम पर रहम करिए। वो रोने लगी और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ, रो मत। हम तुम लोगों की परेशानियां जानते हैं। ठीक से ना खाना मिल रहा है, ना रहने सोने को जगह, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ। नहीं मैडम, बात वो नहीं है। भूख से भी बड़ी दिक्कत में है। भूखे तो हम रह सकते हैं, लेकिन वो बुरी तरह बिलखने लगी। इधर आओ, यहाँ बैठो, बोलो क्या बात है। मिसेस धीर ने एक और तख्त पर उसे बैठाया। मैडम, हमारा नाम फरीदा है और ये हमारी बेटी कुलसुम है। औरत ने उसी खूबसूरत लड़की को इशारा करते हुए कहा। मेरे शौहर को मार दिया गया है और लड़के को टेररिस्ट कहकर बंद कर दिया गया है। ना जाने कहाँ है अब वो। कब से हो तुम दोनों यहाँ? करीब 20 दिन हो गए मैडम। घर बार पर तो उन जल्लादों ने कब्जा कर लिया है। अब इस लड़की के पीछे पड़े हैं। रोज़ धमकाते हैं। मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर उन्हें इनकार करती हूँ, लेकिन आज तो वे ले ही जाएंगे। मुझे मालूम है मैडम, हमें तो बस जहर ला कर दे दो कहीं से। अब जिया नहीं जाता, सच में। ये लड़की और जी का जंजाल बन गई है कलमुही, उसने लड़की की ओर देखते हुए कहा। अरे उसकी क्या गलती है, हालात ही ख़राब हैं। नहीं मैडम, आप नहीं जानती, इसके पीछे उन्होंने हम दोनों को खूब पीटा भी है। क्या आप इस लड़की को कहीं भिजवा सकती हैं ताकि उन जल्लादों से पीछा छूटे? समस्या सचमुच गंभीर थी और यदि निर्णय तुरंत न किया जाता तो संभवतः कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता। उस लड़की का मासूम और उदास चेहरा विचलित कर रहा था मुझे। कहाँ भेजें इसे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मिसेस धीर ने कहा। और जल्दी भी, मिसेस शर्मा ने चिंतित होकर कहा। लड़की मेरी ही बेटियों की उम्र की थी। उसके साथ वो पैशाचिक कृत्य सोचकर मैं कांप गई। मैं ले जा रही हूँ इसे अपने घर। न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मेरे इस दुस्साहसपूर्ण निर्णय पर सभी साथी बहुत खुश हुए और मैं उसे घर ले आई। आते वक्त भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वैसी ही उदासी और निर्लिप्तता थी। हाँ, उसकी माँ जरूर रोने लगी। मैडम जी, कितनी दुआएं दें आपको, लफ्ज़ नहीं है हमारे पास।
बस अब मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, मार डालें या दर्रे में फेंक दें, उसने कहा। वो लड़की कुलसुम अब हमारे घर आ गई। हम उसे कुल कहकर पुकारते थे। मेरे पति को मेरा निर्णय जरा भी नहीं भाया, बल्कि कुछ दिनों तक हमारे बीच अबोला भी रहा। लेकिन आखिरकार मैंने उन्हें मना लिया। कुल शक्ल सूरत में जितनी खूबसूरत थी, मन की भी उतनी ही अच्छी थी। जल्दी ही वो मेरी दोनों बेटियों चिया और पियू के साथ घुल मिल गई। वो उसे दीदी कहती थी और दिन भर उसके पीछे पीछे डोलती रहती। दीदी हमें ये खाना है, दीदी हमारे साथ खेलो, दीदी मेहंदी लगाओ हमारे हाथों में। और वो मुस्कुराती हुई उनका हर कहा मानती। हम पति पत्नी भी उसे अपनी बेटी जैसा ही मानते। एक दिन लेकिन भूचाल आ गया जैसे घर में, जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हुआ ये कि कुल कुछ दिनों से अनमनी सी थी, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। अब मुश्किल ये थी कि डॉक्टर को दिखाने के लिए उसे घर से बाहर ले जाना था, जबकि अभी तक उसे हमने घर में लगभग छिपा कर रखा हुआ था। उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी, सो दिखाना ज़रूरी था। हम दोनों कार में बिठाकर उसे निकट के प्राइवेट के अस्पताल में ले गए, जहाँ कुछ टेस्ट हुए और पता चला कि कुल गर्भवती है। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये कैसे? मैंने उससे पूछा। उसने बताया कि कैंप में आने के दूसरे ही दिन उसे 2 लोग बहाने से उठाकर ले गए। माँ रो रो कर पागल हो गई। उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की, पर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और 3 दिनों तक अपने पास रखा। वो 3 दिन जैसे दोज़ख में थी। उसके बाद वे लोग उसे अधमरी अवस्था में पुलिया के नीचे पटक कर चले गए। वो रात में घिसटती हुई जैसे तैसे कैंप तक पहुंची। उसने 1-2 बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन माँ ने बचा लिया और अपनी कसम दिलाई कि वो अब ऐसा कभी सोचेगी भी नहीं। गर्भ गिराने को डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि कुल बेहद कमज़ोर थी और फिर अब वो हमारी जिम्मेदारी थी और उसकी माँ की धरोहर। घर में एक अजीब सा माहौल हो गया। जैसे जैसे दिन बीतेंगे क्या होगा? इलाज, डिलीवरी और सबसे बड़ी परेशानी इस घटना को छिपा कर रखना। सच कहें तो वो लड़की हमारे लिए गले की हड्डी बन गई थी। उसकी माँ बता चुकी थी कि वो लोग कुल को खोजेंगे। मैंने ये बात मिसेस धीर को बताई। उन्होंने हमेशा की तरह हौसला दिया। सच्ची सेवा यही है, दुखी और परेशान लोगों की सहायता करना। ये चुनौती है हम सब के लिए। हम सब साथ हैं, फिक्र मत करो। 2 दिनों से घाटी में वारदातें बढ़ गई थीं। दिन रात पुलिस की गश्त होती, रह रहकर फायरिंग की आवाज़ें वादियों में गूंजती। कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब वहाँ कोई इलाका सुरक्षित नहीं रह गया था। हम सभी लोग दिन में भी ताला बंद करके रहते थे। केंद्र में भी ताले पड़ गए थे। सभी महिलाएं घरों के भीतर ही दुबकी रहती। ज़्यादा जोश दिखाना अपनी ही फजीहत को दावत देना है। यहाँ हालात ऐसे ही थे। बत्ती ज़्यादातर गुल रहती। बारिश से सड़कें, छतें, गलियाँ सब छिन्न भिन्न सी हो गई थीं। टीवी केबल के तार काट दिए गए थे कि लोग घरों में बैठकर खबरें न देख सकें। पड़ोसी तक एक दूसरे से कट चुके थे। किसी को किसी के हाल नहीं मालूम। सब अपनी अपनी इज्जत और जान बचाने में लगे थे। दरअसल कई दिनों पहले से वहाँ फतवे जारी किए जा रहे थे। लड़कियों को सर पर पल्लू किए जाना जरूरी, और ऐसा नहीं करने पर वो लोग उठा तक ले जाते। हम ब्राह्मणों को कश्मीर से जाने का आदेश भी हो चुका था, जिसे मानने में हमने कोताही की थी और अब वो लोग बौखलाए हुए थे। कई घरों के बाहर पर्चे भी चिपकाए गए थे इलाका खाली करने के लिए। नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। आधी रात में अचानक दरवाजे पर खटपटाहट हुई तो जान मुँह को आ गई हमारी। मेरे पति ने मुझे और कुल को एक कमरे में कर दिया। मैंने भीतर से कुंडी लगा दी और हमारी बच्चियों को दूसरे कमरे में, जो कुछ अंदर की तरफ था। इसके बाद पति ने दरवाज़ा खोला। 3 हट्टे कट्टे पुलिस के जवान अंदर आ गए। तलाशी लेनी है पूरे इलाके की, उनमें से एक ने कहा। उन तीनों के आते ही पूरे कमरे में शराब की गंध फैल गई। लेकिन हम लोग तो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं साहब, पति की जवान कहते में लड़खड़ा रही थी। नए पुराने सबकी तलाशी लेने के आदेश हैं हमारे पास, ये देखो। उन्होंने चारों ओर खुफिया विभाग के कर्मचारियों की तरह नज़रें दौड़ाते हुए कहा और अपना कार्ड दिखाया। कमरे की सांकल खोलो, एक ने कहा। वो लोग भीतर तक जाने लगे गलियारे में से, जहाँ हमारी दोनों बेटियां बंद थीं। मैं ये सब होते अपने बंद किवाड़ की संध में से देख रही थी। मेरी जान सूख गई। उसमें तो चिया और केया हैं, मेरी बेटियां। मैं काँप गई। अचानक मैं अपने कमरे की सांकल, जो मैंने भीतर से बंद कर रखी थी,
खोल कर बहराई हुई सी बाहर निकली। वो तीनों मुड़कर मेरी ओर देखने लगे। अच्छा, तो औरतों को भी छिपा रखा है तुमने? यहीं कहीं उन लोगों को भी छिपा रखा होगा। चलो ताला खोलो इस कमरे का। उनमें से एक, जो सबसे तजुर्बेकार दिख रहा था, ने कहा। नहीं नहीं सर, वो तो स्टोर रूम है। अपनी बेटियों के कमरे की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा। अरे खोलो इसे, दूर हटो तुम, उस आदमी ने बहुत हिकारत से कहा। अब मुझे उसकी नीयत समझ में आ गई थी और उनका शक भी। मैंने झट से उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया जिसमें कुल थी। कुछ देर में कुल को लेकर वे लोग जा चुके थे। मी लॉर्ड, अब भी उस घटना से दिल दहल जाता है। यकीन कीजिए, मैं ऐसा करना कतई नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बच्चियां पवित्र थीं, मासूम थीं। अभी जज साहब ने गंभीरता से कहा। विषय से खौफ होता है तुम्हें कभी? उन्होंने पूछा। जी मी लॉर्ड, इसीलिए तो कश्मीर छोड़कर मुंबई आ गए। अब फैसले का वक्त था। हमने तीनों गुनहगारों, उनकी दलीलों, बयानों को सुना। अब उनके खिलाफ सजा तय करने का वक्त है। इसके बाद जज साहब नीचे देखते हुए कुछ सोचने लगे, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है और कचहरी के कामकाज रोक देने का भी, लिहाजा आज ही तीनों मुजरिमों को निर्णय सुनाए जाते हैं। कमरे में एकदम घोटू सा सन्नाटा खिंच गया। डॉक्टर देसाई, आपने जो जुर्म किया वो असोचा, निस्वार्थ तथा गैर इरादतन था, इसलिए आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। मिसेस शिराली, हालांकि आपका गुनाह गंभीर है, लेकिन वो चूंकि बचाव करने का एक निष्कर्ष था, इसलिए आपको 3 साल की सज़ा दी जाती है। स्कूल की चीफ वार्डन मिस संयुक्ता वाजपेयी, पूर्ण होशो हवास और अपनी कुंठा के चलते किसी निरीह और आश्रित का विश्वास तोड़ना, उसे धोखा देना, जिसके परिणाम स्वरूप वो ताजिंदगी एक अनभिज्ञता में एक एक पल मर मर कर गुजारे, एक जघन्य अपराध है। इसके मद्देनज़र आपको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। केस डिसमिस कहकर जज साहब कुर्सी से उठ गए। उन्होंने बोतल से पानी पिया और कमरे से बाहर निकल कर आए। अब स्टेशन पर खड़े वो और डॉक्टर देसाई सिगरेट पी रहे थे। दोनों मौन थे। सिगरेट पीकर वो वापस वेटिंग रूम में आ गए। सभी मुलाजिमों के चेहरे गंभीर और कुछ उतरे हुए थे, जैसे किसी त्रासद फिल्म को देख चुके हों। कुछ देर में एक लड़का हाथ में एल्युमिनियम की केतली लेकर आ पहुंचा। सभी चाय पीने लगे। हल्की फुल्की बातें होने लगीं, न्याय प्रणाली की, राजनीति, यात्रा और ऐसी ही। जज साहब मौन थे और वहीं सोफे पर बैग की टेक लगाकर अधलेटे से हो गए। लगता है जज साहब को नींद आ रही है, मिसेस शिराली गंजू ने सहजता से कहा। नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी थकान लग रही है, जज साहब उम्मीदे से बोले। मिस्टर चंदेल, हम तीनों ने आपके सामने एक एक कर अपने गुनाह बयान किए और कबूल कर लिए। आप भी तो इतने अनुभवी रहे हैं। माना कि आप वास्तविक दुनिया में भी न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन क्या आपके ऊपर भी होता है कोई न्यायाधीश? आप भी तो इसी समाज और व्यवस्था के एक पुर्जे हैं। क्या आपकी लाइफ का कोई सीक्रेट नहीं? यदि है तो अब आप बताइए अपने गुनाह के बारे में। वी ऑल आर एक्साइटेड अबाउट इट, कहकर मिस संयुक्ता वाजपेयी मुस्कुराने लगी। यस यस, गुड आइडिया, डॉक्टर ने कहा। निश्चित, गुनाह मैंने भी किए हैं। मैं कटघरे में खड़े होने के काबिल भी हूँ और राज़ी भी, बशर्ते कि मेरे गुनाहों पर सही सही और निष्पक्ष फैसला किया जाए, जो आज तक मुलतवी है। जज साहब ने भी सभी की ओर मुस्कुराते हुए बारी बारी से देखा। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। चलिए, मैं खुद ही अपनी सज़ा मुकर्रर कर लूँगा, पर अभी ट्रेन आने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और हम सब रात भर के थके हुए भी हैं, लिहाजा अभी आप भी कुछ देर आराम कर लें। ये काम हम ट्रेन में बैठकर करेंगे। उनकी बात सभी को पसंद आई। तय किया गया कि दोनों पुरुष यानी डॉक्टर देसाई और जज साहब इसी वेटिंग रूम में सोफे पर कुछ देर आराम कर लें और स्त्रियां लेडीज़ वेटिंग रूम में चली जाएं और वहां रेस्ट करें, फ्रेश हो लें। मिसेस शिराली व संयुक्ता वाजपेयी अपना सामान लेकर लेडीज़ वेटिंग रूम में चली गईं। प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मचा हुआ था। सुबह 4 बजे के आसपास मालगाड़ी के सामने कूदकर किसी ने आत्महत्या कर ली थी। मिस्टर चंदेल वेटिंग रूम से लापता थे। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ल जी की लिखी हुई एक बेहद रोचक और दिलचस्प कहानी, सफ़र। उम्मीद है
कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।